अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानी ख़ान और आप देख रहे हैं इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट का नया एपिसोड। नाज़रीन, आज भी हम उसी मौजू पे बात करेंगे जिस पर गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन आज जिस हम सेगमेंट पे बात करेंगे दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री गो के 700 अरब रुपए की हो चुकी है, मगर इसमें आज भी आम लोगों की पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है। आखिर क्या वजह है कि आम शख्स कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करने के अलावा म्यूचुअल फ़ंड के भी थ्रू कैपिटल मार्केट में जाने से कतराता है? वो कौन सी रिफॉर्म्स हैं जिनको करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आम पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट का रुख करेगा? इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने इंतखाब किया एक ऐसी शख्सियत का कि जिसने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में भी अपनी खदमात अंजाम दी हैं, म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में भी सर्व किया है, वर्ल्ड बैंक और ICRU के लिए भी एडवाइजरी कैपेसिटीज़ में काम कर चुकी हैं। यानी हमारे साथ आज मौजूद हैं मलिहा मीमी बंगश। आप KP गवर्नमेंट की मौजूदा फाइनेंस एडवाइज़र हैं। मलिहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। सो आप हमारे जो नाजरीन हैं उनके साथ शेयर करना पसंद करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न एज टू व्हाई एन ऑर्डिनरी पर्सन इज शाय ऑफ कमिंग टू द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में जी नेचुरली वॉलेटिलिटी है हमारी कैपिटल मार्केट में, और जैसे आपने कहा कि डेप्थ नहीं है, विच मीन्स बेसिकली इन ले लैंग्वेज के ज़्यादा कॉर्पोरेशन या बड़े प्लेयर्स या फ्यू प्लेयर्स, हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो कैपिटल मार्केट में उनकी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और वो चाहते हैं कि अगर उनका एक शेयर हो इस कैपिटल मार्केट में, तो कुछ हैंडफुल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने और जाने से कैपिटल मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो ये हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट की बात या इस तरह की। इसके अलावा जो आपने अपने इनिशियल कमेंट्स में बात की थी, वो आपने बात की थी म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड इज आई थिंक रियली एन एवेन्यू जहाँ पे हाउस होल्ड और हम अगर इंटरनेशनली देखें तो इंडिविजुअल्स काफ़ी उसमें पार्टिसिपेट इन द सेंस कि उसको ओन कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। वहाँ पे पाकिस्तान में जो हमने देखा है, म्यूचुअल फंड भी क्या करती हैं जी, इन्हीं कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं। जब अंडरलाइंग कैपिटल मार्केट्स में लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है और वहाँ पे एक फीलिंग है कि ये मार्केट कुछ प्लेयर्स के आने और जाने या पोजीशंस लेने से फ्लक्चुएट हो सकती है, तो नेचुरली वो कॉन्फिडेंस का स्पिल ओवर म्यूचुअल फंड्स पे भी आता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो आई थिंक जिसे हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं या हाउस होल्ड जिसको SEC एंड बाहर जिसे हाउस होल्ड कहते हैं यानी इंडिविजुअल सेवर्स, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बेसिकली फ्यू ऑफ देम आर फॉर इंस्टेंस क्रिएटिंग ग्रेटर अवेयरनेस। उसमें जो ईज की बहुत बात होती है कि आपको कितना इजी लगता है इनमें इन्वेस्ट करना। अभी भी अगर हम कॉमन इन्वेस्टर से पूछें तो देयर इज स्टिल अ क्लाउड और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीज़ है म्यूचुअल फंड, क्या ये इक्विटीज हैं, इसकी रिस्क का लोगों को अंदाज़ा नहीं, इसके रिवॉर्ड्स का लोगों को अंदाज़ा नहीं। इसको अगर आपको तो इल्म है सानी कि अगर हम मार्केट्स में मनी मार्केट फंड्स की बात करें तो वो क्वाइट सिमिलर टू आपके जो ये कैश फंड मनी मार्केट की डिपॉजिट होते हैं, वो काफ़ी और उनकी रिटर्न्स भी सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर आप कोई भी फंड की बात करें एक एवरेज पर्सन से, तो उनको लगता है कि भाई मैं कहीं बहुत रिस्की किसी चीज़ में डाल रहा हूँ, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक तो हमें प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी है और ज़्यादा कैपिटल प्रिजर्वेशन वाले प्रोडक्ट ऑफर करने हैं, उनको कॉमनली ऑफर करना चाहिए। जैसे बाहर कंट्रीज में एक पैकेज होता है आपका अलॉन्ग विथ योर प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंकिंग आपकी ऑफर होती हैं।
एंड थर्ड आई थिंक इज ईज, मतलब कि अवेलेबिलिटी इसकी ईजी होनी चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना ईजी होना चाहिए, इससे रिटर्न लेना लोगों के लिए, जैसे अभी ऑनलाइन बैंकिंग लोगों ने डिस्कवर की है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. आई जस्ट वांट टू टेल यू अ लिटिल थिंग अबाउट हाउ वी फॉलन बिहाइंड द टाइम. आज से कुछ डेकेड से ज़्यादा पहले जब मैं काम करती थी एसेट मैनेजमेंट में सिंगापुर में, तो उस वक्त हम भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, लेकिन हम इतने ज़्यादा वहाँ पे थे और इतने रिटेल ओरिएंटेड थे कि वहाँ पे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स थे जो कि मल्टीपल फंड्स को ऑफर करते थे हाउस होल्ड को एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. फॉर इंस्टेंस उनको, मतलब उनका नाम भी ऐसे थे, फंड सुपरमार्ट करके. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब तक ये हर तरफ इजीली अवेलेबल और ज़्यादा हमारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल एट लो कॉस्ट विद ईज एंड विद ग्रेटर अवेयरनेस नहीं होंगे, आई थिंक हम इसको इस मार्केट को में डेप्थ नहीं आएगी. एंड नेचुरली एज द कैपिटल मार्केट इम्प्रूव, सो विल द confidence in the mutual funds increase for households and retail investors. Right. So मलीहा, ये जो NSS है, इसका कितना रोल है लोगों को रोकने में from coming towards the mutual fund or the capital market? Because it is the safest way, it is a risk-free way of investing. So what is your view on that? I think you hit the nail on the head, Ji. I think as long as, you know, there are instruments in the market which are so safe and which are practically risk-free for investors, be it retail investors. हम अक्सर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी बात करते हैं कि you know हमारी जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी फॉर द बैंक्स की वजह से क्राउड आउट हो गई है. Right. तो वो प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो गया. तो आई थिंक इट डज हैव अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्योंकि जब आपकी ये अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फॉर दोज हु आर एलिजिबल एंड हु कैन बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स, जाहिर है वो उनकी रिस्क अवर्जन है और वो रिस्क नहीं लेते, लेकिन रिटर्न उनको अच्छा मिल जाता है. सो यू आर वेरी राइट, इसका भी रोल है. हैविंग सेड दैट, दुनिया भर में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अदर ज्यूरिस्डिक्शंस में भी होते हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है ना जी कि थोड़ा रिस्क लेंगे तो आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा, उस अवेयरनेस को और उसके कमेंसरेट प्रोडक्ट्स को, एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐसे स्ट्रक्चर करना और फिर उनको ऑफर करना टू द राइट टारगेट आपके जो है क्लाइंट्स हैं, वो उसकी मुझे अभी भी लगता है कि एक गैप है और ज़रूरत है जो कि हम फिल नहीं कर पाए इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी आउटरीच उस तरह की नहीं है, हमारी ईज ऑफ एक्सेस नहीं है, और इसके कई वजूहात हैं. राइट. सो मलीहा, जो इन्वेस्टर बेस चूँकि कम है, इस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि आपका इन्वेस्टर बेस इन्हेंस नहीं होता, और जो सेफेस्ट एवेन्यूज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बातें तो बहुत होती हैं, एक्चुअली उसको डिस्करेज नहीं किया जाता. FATF के कहने पे कि 40 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है NSS में, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर लें, वो भी प्रोसेस स्टार्ट होके रुक गया. आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है इसको सीरियसली, अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि कैपिटल मार्केट डेवलप हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करे, तो उसको कुछ ना कुछ इस सिलसिले में करना होगा? आई मीन ब्लैक इकोनॉमी की भी एक सोर्स आई थिंक गवर्नमेंट की अपनी सेफ हेवन्स है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. आप सही कह रहे हैं सानी, आपने एक बहुत क्रिटिकल और कोर इश्यू को टच किया है. आई थिंक कि गवर्नमेंट का रोल है इसमें ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप अगर ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फिर अभी आजकल AML बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, उसकी वजह से KYC हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एट दिस पॉइंट अगर आप गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रिजीम की बात कर रहे हैं, तो वो उनकी एक चलाई से कंपल्शन है कि वो उसको इस एस्पेक्ट को बहुत स्ट्रांगली
اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید کچھ لمیٹیشنز بھی آ رہی ہیں اس کی گروتھ میں. دی ادر تھنگ از آئی تھنک کہ ٹو بی آنیسٹ گورنمنٹ کا ایک رول تو ہے, لیکن آئی تھنک کہ واٹ از امپورٹنٹ از کہ گورنمنٹ facilitator بن جائے. ایز ان گورنمنٹ بائی گورنمنٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بائی اینڈ لارج نیچرلی دا پولیٹیکل ول تو ہوگا, لیکن یہ میں ریگولیٹرز کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ جو ریگولیٹڈ یہ اس میں آپ نے اسمال انویسٹر کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, ریگولیٹر کا یہ کام ہے. تو اگر ریگولیٹر نے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اسمال انویسٹر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے, لیکن ایک فائن بیلنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ایسی ریگولیشن لائیں جو کہ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے, اور جہاں پہ جیسے آپ نے ایک یہ سینسیٹیو میٹر کو ٹچ کیا کہ جہاں پہ شاید کچھ ایسے پلیئرز اس میں آ رہے ہیں یا ایسے کیپٹل مارکیٹس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ وہ جو کہ ناٹ ریکوائرڈ ہیں یا ناٹ who are not to be encouraged, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے یا ان کے اگینسٹ کچھ اسپیسیفک روٹ لیا جائے, رادر دین پورا ایک ریگولیٹری رجیم کو اتنا اسٹرینگل ہولڈ میں ڈالا جائے کہ بھی ایک ایوریج انویسٹر, اسمال انویسٹر کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. I think this is the real challenge, regulatory challenge, جو کہ ہمیں ہر طرف ملتی ہے, not just in capital markets, لیکن in my role as an managing director for Investment Climate Reform Unit, we're looking at ease of doing business and improving the investment climate. تو اس میں یہ ہر طرف businesses کی یہ چیلنج ہے, اور اسپیشلی اسمال بزنسز کی, اسمال انویسٹرز کی یہ چیلنجز ہیں کہ جب وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنی سیویئر ریگولیشن فیس کرنی پڑتی ہیں, ایسے ریسٹرکٹیو پروسیسز فیس کرنے پڑتے ہیں, ویئر از امیزنگلی اسی انوائرمنٹ میں some players are perhaps not that transparent or by the book, لیکن وہ flourish کر پاتے ہیں, and I won't go into why that's the case, but clearly there is something we need to address over here. And right. Nazreen, it's time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین. سو ملیحہ, وقفے سے پہلے جیسے میری آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کووڈ-19 ہیز چینجڈ اے لاٹ آف تھنگس, اور ہم نے دیکھا کہ جہاں بازار میں ایک دم والیومس ڈرائی ہو گئے تھے, وہاں ایک دم بازار میں انٹرسٹ بھی آتا ہے اور انڈیکس بہت تیزی سے آسمان پہ چلا جاتا ہے. ناٹ ان پاکستان بٹ اکراس دا گلوب وی ہیو سین اے لاٹ آف والیٹیلیٹی, اے لاٹ آف انٹرسٹ, اور ایک دم بازار سے انٹرسٹ وائپ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. گولڈ کے لیے وی ہیو سین کہ گولڈ ہیز میڈ کائنڈ آف آل ٹائمس ہائی, اور گولڈ کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ از گوئنگ ٹو ٹیک میک another high. So given these circumstances, what would be your advice to a Pakistani investor? These are very interesting times. Very, very difficult to comment on what is to come. لیکن جو observe کر رہی ہوں وہ یہ observe کر رہی ہوں کہ there has been a sort of a revival in the global economy, and it is I think based on optimism. Optimism سے آپ کو پتہ ہے مارکیٹس بھی چلتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ I think after a lull of all economic activities for most businesses etc., اب کیونکہ businesses have suddenly opened up and people have gone back to normal activity, تو ایک قسم کا جو بیکلاگ تھا of orders, of buying, of supplying, of production, وہ بیک ٹو جب نارمل آیا ہے تو لوگوں کی پھر things have started moving, and capital markets بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں underlying economy کو, businesses کو. So as a result globally capital markets have been now moving forward and rising, like you said. ہماری بھی stock market specifically
has done well. It has improved from quite low levels, and 40,000 का जो mark था वो cross हुआ है. अब question जो आपका था, it's an interesting one कि इस माहौल में, इस situation में कौन सी asset classes हैं जो कि हम invest इनमें कर सकते हैं. कुछ लोगों ने जी गोल्ड को कुछ अर्सा पहले उसमें पोजीशंस ली थी, and they have done very well. I don't know whether this will continue rising, but yes, there is some I think people are still looking at gold as a positive. I am not an expert on gold, but with the demand for asset classes, I think gold is one such asset class जिसकी हम समझते हैं कि वो क्योंकि limited quantity में होती है, so it does attract, at least in Asian cultures mostly. Singapore, maybe gold was a very favored asset class. In fact, we structured a gold fund while I was in Singapore for our Asian or Chinese investors. उसके अलावा जी जो आपने बात की थी स्टॉक मार्केट की बात, जो मुझे लगता है कि जी स्टॉक मार्केट जो हैं, देखिए अगर आप मनी मार्केट्स को देखें इस वक्त या डिस्काउंट रेट को देखें, वो अभी काफ़ी लो हो चुका है. एंड अगर होगा तो perhaps there may be by the end of the year maybe another 50 to 100 basis points अगर ये further होता है. When your money markets are so low and आपके discount rate returns are going to be discount rate is so low and your money market returns are low, what does capital do? Capital flows towards returns, so right. it gets it's magnetically going towards the stock of equity markets, which are also rising and which are also providing some good returns. And of course, since there right now उस तरह की economic activity नहीं है, लेकिन real estate में certainly there is an expected boom in our Pakistani context. And why is that? Because certain initiatives have been taken in the housing market, certain initiatives have been taken, certain tax exemptions have been done, and the entire construction and construction-related industry has been given sort of certain exemptions and certain facilitations. So इस वजह से I think that perhaps the real estate की कुछ projects में, अगर as an investor आप सोच रहे हैं, तो real estate में I think in select projects there will be an upside, and we don't have REITs. अगर REITs होते तो REITs would have been a great asset class. लेकिन हाँ, real estate में I do think that अगर timely investments हो तो उसकी upside होगी, and like in all real estate investments इसमें वक्त लगेगा. हो सकता है कि it doesn't happen immediately, but I think eventually this entire, और उससे फिर real estate से जो linked scripts हैं या industries हैं, चाहे वो सीमेंट हो या जो भी construction से related हैं, उन सब में भी upside देखने को आएगी. मलिहा, गवर्नमेंट ने ये जो 5% पे हाउसिंग के लोन देने की बात की है, कंस्ट्रक्शन के किसी भी प्रोजेक्ट में नो क्वेश्चन आस्क्ड की बात की है, और बिल्डर्स के लिए इस तरह की भी मुराद दे दी है कि इफ़ यू आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप इंडिविजुअल लोगों के लिए फाइनेंसिंग भी एक्वायर कर सकते हैं. सो फॉर लास्ट 2 years, rather 3 years, वी हैव सीन कि प्रॉपर्टी जो है दैट वाज काइंड ऑफ डल, एंड प्रॉपर्टी हैज़ लॉस्ट फॉर अबाउट 20 to people say 40%. Now, what is your take? ये इस stimulus package से do you see things changing within months, or you think कि ये it might take years? It's anyone's guess, जी. I wish I had a crystal ball, तो मैं उस पे देख के आपको exactly time बता देती. लेकिन I think that yes, it bodes well for the capital market and for the
for the real estate market, and it bodes well for certain, agar aap scripts ki baat kare to certain scripts which are linked to this construction and all. And mujhe ye bhi lagta hai ki mortgages jo ki ek waqt mein non existent ho gayi thi, agar un pe banks wagera kaam kare to this can be a whole line of business that banks small loans and mortgage options that can be developed by financial institutions, because going forward, naturally, I think there's still regulatory and policy gaps over there, and things have to be figured out. Lekin I do see a boom in the coming days, be it months, be it more than maybe a year or so, but Right. definitely it is a positive trend. Okay, great. So आखिर में मलीहा आपके हमें व्यूज़ चाहिए कि रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए in order to bring an ordinary man which is on the street to come to the capital market and feel safe. What should they do? इसमें जी जो अगर आप इंटरनेशनल jurisdictions को देखें तो इसमें दो चीजें होती हैं, and they both vowels I and E, incentive and ease. तो रेगुलेटर का काम है कि वो ऐसे स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस की आप अब एक इंडस्ट्री को स्टिमुलेट करना बट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये इसका प्राइमरी काम है. लेकिन उस इंडस्ट्री की को ऐसे एक फैसिलिटेटरी या एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना. So incentives इस तरह हो सकते हैं for smaller investors, जैसे tax breaks are great incentives. Cost of transactions अगर low किए जाएं, for instance अगर कोई fees हैं mutual funds, I'm just thinking out loud कि अगर क्योंकि बाहर for instance हम जब इस तरह की म्यूचुअल फंड्स को रिटेल इन्वेस्टर्स जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड में कोई खरीदता है तो उनकी बहुत मिनिस्क्यूल फीस होती हैं, आई मीन नेग्लिजिबल, एंड इट्स डिफरेंट फॉर कॉर्पोरेशंस एंड लार्जर बायर्स. सो मे बी सम उस तरह की छूट, उस तरह की फैसिलिटेशन कॉस्ट में उनको उनकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना. और ईज मतलब ये कि वो ज़रा सा कुछ इस तरह की, जैसे आपने बात की कि KYC एक कॉमन हो सकती हैं. जी एक दफ़ा आपने KYC की अपनी फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट एंड इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, फॉर एन इंडिविजुअल or a housewife or a household, when they get on to these platforms, एक दफ़ा उन्होंने KYC की वो acceptable हो to the regulator, and उसके बाद once that's done they can then invest in various different products of various different asset management companies, investment companies, insurance products, capital markets products. अगर इस तरह की facilitation और ease हो तो I think everybody, and of course then the awareness, I think ये SECP कर रही है. I mean they have been doing awareness programs, but I think that the quantum and the frequency and the extent and outreach is quite limited. इसको quite social media में हर तरफ, जैसे आप mutual funds के बारे में या उसके advantages के बारे में बता सकते हैं, and I think people will benefit because there is it is a more diversified way of investing. It is a solution. It can provide financial solutions for people, saving solutions for investors, for individual investors. I think regulator का इसमें actively engage होना और उस माहौल को create करना बहुत ज़रूरी है. I think ये मिलके होगा with the industry. The industry has to have that mindset. We need to expand. We're too limited. We have too many eggs in fewer baskets, I would say. And we need to really go to the households, go to the retail and broaden our base. Although the industry is doing quite well, I mean, it's improved. It's almost at 800 billion now, 796 billion AUM. But clearly there's a lot that can be, this is just scratching the surface. I think a lot can be done. Okay, great. मलीहा ये बताएं कि हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसका इस वक्त साइज़ क्या है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है आई मीन वाई ओनली इक्विटी, दुनिया में
ETFs गोल्ड के बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. सो हमारे यहाँ 2 ETFs लॉन्च भी किए गए मगर उसमें टर्नओवर बिल्कुल नहीं है. सो इसकी कोई वजह है आपके जहन में? अच्छा जी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है नेचुरली आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर में तकरीबन 600 प्लस बिलियन की थी. AUMs की मैं बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स. प्राइमरीली ये जो है कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस और लार्जर बिजनेसेस या स्मॉलर बिजनेस, मतलब इट इज नॉट सो मच इन रिटेल. और अभी रिसेंटली विद द बूम इन द कैपिटल मार्केट, कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से और कुछ ऐसी वजह से कि कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए इसमें नहीं, म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाला था पैसा या विड्रॉ कर दिया, रिडीम कर दिया था, तो वो नेचुरली स्लम्प आया था. लेकिन अब फिर पिकअप होके 796 बिलियन का AUM हो गया है, आई थिंक अराउंड, which is a positive trend. इसमें भी basically what is important to understand is कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो उसको ग्रो इसलिए इस तरह करना होगा कि अगर हम उसको फर्दर ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट ऑप्शंस अगर हम दे सकें और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ सकें और उसमें ईज आए और शायद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो चैनल्स हैं उनको बढ़ाएं, तो ये इसका साइज भी बढ़ सकता है और रिटेल भी ज्यादा हो सकता है. आपने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट ETF. नाउ ETF इज अ न्यू प्रोडक्ट क्लास, यू राइट. मैंने भी जी एक ETF स्ट्रक्चर किया था व्हेन आई वाज इन म्यूचुअल फंड. वी नेवर लॉन्च्ड इट बट आई वाज engaged in structuring it. And if you say, but what I wanted to bring to the fore is that one product that I structured along with my team, which I had a very good team in UBL and which was very successful, was the CPPI or constant proportion portfolio insurance product, जिसमें आपकी कैपिटल प्रिजर्व हो जाती है और फिर उस पर आप जो है लॉक इन करते हैं वेरियस जी और वो शिफ्ट होती है इक्विटी से लेके फिक्स्ड इनकम या मनी मार्केट कैश लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में बैक एंड फोर्थ होता है. तो आपका पोर्टफोलियो इंश्योर होता है किस्म का. तो ये गोल्डमैन सैक्स की मेथोडोलॉजी थी जिसको हमने यहाँ अडॉप्ट किया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हमें रिटेल में जाना है तो हमें शायद जैसे आपने कहा इक्विटीज इज नॉट the only way. It is a great asset class over the long period. लेकिन कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी जहाँ पे आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल है उस पर फोकस करना है और उसमें बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप रिटर्न्स भी दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और उनकी कैपिटल को भी प्रिजर्व कर सकते हैं. तो ये आई थिंक इज द मोस्ट सेंसिबल अप्रोच इन आवर मार्केट. अगर म्यूचुअल फंड्स को बढ़ना है और रिटेल में जाना है तो उनके लिए सबसे सेंसिबल होगा कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस जो हैं वो कॉमनली अवेलेबल करें. राइट. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड गेज्ड फ्रॉम योर व्यू इज दिस कि अगर म्यूचुअल फंड्स ने एक आम शख्स को कैपिटल मार्केट में लेकर आना है तो सो दे हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर का जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे. और ये जो अब सिचुएशन आ गई है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और शायद 100 बेसिस पॉइंट और कम हो जाए, सो म्यूचुअल फंड नीड टू कम आउट विथ अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कि जिसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन को तो वो ऑफ़र कर ही रहे हों और उसमें रिटर्न वो उससे अच्छा ऑफ़र कर रहे हों जो गवर्नमेंट रिस्क फ्री ऑफ़र कर रही है. सो आई थिंक कि इन लाइंस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सोचना चाहिए. और जो ETFs हैं, बिकॉज दुनिया में तो कहा जाता है कि ETFs आर अ टिपिकल कोविड प्रोडक्ट. इट्स अ होम बेस्ड प्रोडक्ट. यू ओपन अप योर अकाउंट, यू गेट योर UIN एंड यू डू एवरीथिंग बाय सिटिंग एट योर होम. आपको रिडेम्पशन विंडो क्रिएशन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यू कुड इन्वेस्ट एंड डी इन्वेस्ट एट द सेम टाइम बाय बीइंग एट योर होम. सो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट. इसमें आई थिंक उन चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है जो आपने अभी कही. मलीहा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द प्रोग्राम, आई वुड वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द रेगुलेटर्स
کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، بیکاز کیپٹل مارکیٹ میں 2,50,000 انویسٹرز تھے. ایس ای سی کے چیئرمین نے ابھی ریسنٹلی نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ 50,000 کے قریب اکاؤنٹ بند کرنے پڑے ہیں بیکاز فیٹف کی جو ڈاکیومنٹیشن تھی اس سے وہ تھرو نہیں ہو پا رہے تھے اکاؤنٹ. سو اگر بلیک اکانومی کا اتنا بڑا حصہ ہے کیپٹل مارکیٹ پر اور آپ کے ایک دم 50,000 اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، کوئی تو راستہ ہوگا کہ کیپٹل مارکیٹ میں عام لوگوں کو لایا جا سکے، ٹرسٹ بلڈ کیا جا سکے. جی میں خود ریگولیٹر رہ چکی ہوں. میں آئی واز دا فاؤنڈنگ ممبر آف کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور میری ایسوسیشن رہی ہے ایس سی سی پی سے فار اے لانگ ٹائم تھرو دا کیپٹل مارکیٹ، کیونکہ آئی یوز ٹو انگیج ود دیم آن ویریس میٹرز اینڈ آئی ہیو اے گریٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ empathy for the regulators because they have a very tough job. ایک تو ان کا یہ ہے کہ جو ہماری جو آپ کہیں کہ میل پریکٹسز ہیں جو جس سے آپ اویئر ہیں ان کو انہوں نے روکنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اسمال انویسٹرز کی بھی پروٹیکشن کو دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ آل انویسٹرز کی رائٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور تیسری بات جو بہت ابھی امپورٹنٹ ہے، جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور جو انٹرنیشنل کمپلائنسز ہیں ان پہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ چیزیں پوری اتریں. تو میں اس وقت میری لیے صرف I first of all would appreciate the work that is being done and currently ہماری بہت strong team ہے SCCP میں. The only thing that I think I would like to say is that I think کہ یہ ایک پروسیس ہے اور یہ اچھا ہے کہ ابھی اگر 50,000 اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں کیونکہ گوئنگ فارورڈ جو کھلیں گے تو صحیح کھلیں گے. لیکن ہاں ایز اے ریگولیٹر مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری ایک اور بھی میرے خیال میں امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تنگ نہ ہوں، لوگوں کے لیے ایز ہو، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہو while staying in the ambit and the constraints and the requirements of the law. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں میوچل فنڈس کو، کیپٹل مارکیٹس کو دیکھ رہے ہیں، تو سنگاپور وغیرہ اور جورسڈکشنز میں جب بھی کوئی نئی چیز، فار انسٹنس ہم فن ٹیک کے تھرو اگر آگے ہم بڑھانا چاہیں کیپٹل مارکیٹس میں پارٹیسپیشن، تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ ہمارے بہت کیپیبل ریگولیٹر ہیں اور میں بہت ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ اور شاید یہ کر بھی رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اگر از اٹ پاسبل ٹو ڈو واٹ وی کال اے ریگولیٹری سینڈ باکس، یعنی ایسی ایک انوائرمنٹ میں، ایک اسمال انوائرمنٹ میں نئے پروڈکٹس کو، نئے جیسے ٹیکنالوجی بیسڈ ڈسٹریبیوشن اگر ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے ایز کر سکتے ہیں، ایک سینڈ باکس بنائیں اور اس میں ورک کر رہی ہے، کیا ریگولیٹری گیپس ہیں، کیا ایکسیسز ہیں، سمپلیفیکیشن ہو سکتی ہے، کیا کچھ ریگولیشنز کم ہو کے اس کو مرج کیا جا سکتا ہے، کیا گیپس کو فل کیا جا سکتا ہے. ایک سینڈ باکس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے گوئنگ فارورڈ جو کام ہوگا اس میں اس کو ری تھنک کیا جائے، ایگزسٹنگ جو ہماری بہت ساری ریگولیشنز ہیں اس کو ری تھنک کیے جائیں. And I know it's a difficult job and it's a fine balance, but I guess if this approach is taken, شاید اس میں ریگولیٹر کے لیے بھی ایک ایڈوانٹیج ہوگی اینڈ سرٹنلی اسمالر انویسٹرز کے لیے ایک ایز ہو جائے گی اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. رائٹ. سو ملیحہ، آن بہاف آف دا GTV نیٹورک آئی ایم گریٹفل. تھینک یو ملیحہ. ناظرین، ہم ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم نے ملیحہ میمی بنگش سے بات چیت کی. آپ موجودہ KP گورنمنٹ کی فائنانس کی ایڈوائزر ہیں اور آپ نے پاکستان میں مختلف اداروں میں اپنی خدمات انجام دی. ان میں SCCP، میوچل فنڈ انڈسٹری، ICRU اور ورلڈ بینک شامل ہیں.
नाज़रीन, कैपिटल मार्केट से मुतालिक मलिहा मीमी बंगिश ने बताया कि इन्वेस्टर्स या एक आम पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट का रुख इसलिए नहीं करता कि ट्रस्ट का फुकदान है। आपने उन चीज़ों की निशानदही की कि जिनका ख्याल रखकर पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। गो कि म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का साइज़ 700 अरब से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन एक आम आदमी इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाता। महज चंद लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये बात मलिहा पहली शख्सियत नहीं है जिन्होंने उजागर की है। हर दूसरा शख्स इसी बात की निशानदही करता है कि कैपिटल मार्केट में खुशियाँ चंद ख़ास लोगों तक ही महदूद हैं। नाज़रीन, इससे हट के पाकिस्तान की इकॉनमी में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, and that relates to GIDC, the decision of the Supreme Court in relation to gas infrastructure development charges. गवर्नमेंट ने ये एक sort of टैक्स था जिसका निफाज किया था, और जिसका मकसद ये था कि ईरान और उज़्बेकिस्तान या और मशरक़ वस्ता की जो तेल प्रोड्यूस करने वाली रियासतें हैं, वहाँ से पाकिस्तान तक तेल की पाइपलाइन बिछाई जाए। इस सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान में हमेशा फिस्कल डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा मसला रहता है, गवर्नमेंट केम अप विद अ प्रपोज़ल कि टैक्स के नफाज से पैसे को जमा किया जाए और फिर ये लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट के काम को सरअंजाम दिया जाए। हुआ यूँ कि चंद लोग कोर्ट में चले गए, चंद लोग ये टैक्स कलेक्ट करते रहे, चंद लोग मीनिंग एंटरप्राइजेज़ ये टैक्स जमा करके बैंक में रखते रहे मगर गवर्नमेंट को नहीं देते थे, और चंद लोगों ने इसको बैंक में रखकर इसका सूद दबा कर खाया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ये फ़ैसला दिया कि ये टैक्स काबिल वसूल है और 24 माह में कोई 520 अरब रुपए हैं जो हुकूमत को रिकवर करने हैं, और हुकूमत को ये भी डायरेक्शन दी कि ये पैसा आ जाए तो इसको कहीं और इस्तेमाल ना किया जाए और गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स को इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। नतीजतन हम देखते हैं कि एक तरफ तो 22 करोड़ अवाम है जो ये देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 520 अरब रुपए अब कलेक्ट होंगे और गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद लोग हैं जो पिटिशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं और जिनका मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे और इस केस को एक दफ़ा फिर से ख़त्म करवा देंगे। अब देखना ये है कि 22 करोड़ अवाम जीतते हैं या एक दफ़ा फिर वही लोग जीतते हैं जो आज तक जीतते चले आ रहे हैं। हम देखते हैं कि कराची इलेक्ट्रिक और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स उन कंपनीज़ में शामिल हैं जो नादहिंदा है। कराची इलेक्ट्रिक के लिए ये बात कही जा सकती है कि उसने अगर ये पैसे सरकारी ख़जाने में जमा नहीं कराए और ख़ुद खर्च कर लिए हैं तो बहरहाल ये अरबों रुपए एक दफ़ा फिर महंगे बिजली के बिलों की सूरत में शायद लोगों को ही अदा करना पड़ेंगे। नाज़रीन, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।